Hello everyone, welcome to Avatar Academy. This YouTube channel is totally dedicated to the preparation of civil services exam. So today we'll talk about CSAT. CSAT has become a challenge for us. So many students are not able to qualify in CSAT paper. उनका जीएस में स्कोर अच्छा रह रहा है, उसके बाद भी वो CSAT नहीं कर पा रहे हैं. इवन कुछ लोग जो इवन आईआईटी से हैं वो भी मैंने देखा लास्ट ईयर वो CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए. तो अगर आप सपोज ये सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ और कैट का प्रिपरेशन कर रखा हूँ तो CSAT मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है. यूपीएससी का जो CSAT पेपर है थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बाकी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं. और मैं इस वीडियो में थोड़ा CSAT का बैकग्राउंड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. आरसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और आरसी में ऐसा ट्रिक्स में भी डिस्कस करूंगा जिसमें आपको इवन मैं ये बताऊंगा कि पैसेज बिना पढ़े भी आप कैसे आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में इस सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा. मैं आपको एकदम मतलब ये समझिए कि ये वीडियो को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अब देखिए, जैसा कि इस साल की मैं बात करूं तो कट ऑफ कितना गया है. कट ऑफ गया है 75.41. ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी. 2023 का ये कट ऑफ है. यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया है 75.41 मार्क्स. देन 2022 कितना कट ऑफ गया है 88. 2021 कितना कट ऑफ गया है 87. तो कहीं ना कहीं ये बिगेस्ट फॉल है 88 से 75 मार्क्स. ये क्यों हुआ है? 12 मार्क्स कम ना कोई मजाक नहीं है. 13 मार्क्स एक बैक नीचे चले जाना कट ऑफ, इट्स अ बिग थिंग इन यूपीएससी एग्जाम्स वेयर एस्पिरेंट्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, इवन इंजीनियरिंग, मेडिसिन और कॉमर्स, सारे लोग इसमें एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, फिर भी कट ऑफ नीचे जा रहा है. तो देयर इज सम लूप होल्स और वहाँ उसको आपको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा. क्योंकि अगर इसका देखें तो कट ऑफ कितना है, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस. अगर आप इतना कर लेते हैं जीएस में तो यू विल गेट टू प्रीलिम्स एंड यू विल बी एबल टू राइट मेंस. तो आपको बस इतना कट ऑफ कम जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, CSAT. तो CSAT का देखिए, CSAT में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं. अगर आप नेगेटिव करेंगे तो कितना 0.80 मार्क्स समथिंग आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो ये भी आपको देखना है कि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी संभल कर आपको अटैम्प्ट लेना है. कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट लेना है उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए. अब जब लास्ट ईयर का मैं एक ग्राफ में बनाया हूँ तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर्स में आरसी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चंस आए ये देखिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग जो है वह 2023 में लगभग 28 क्वेश्चंस हैं. फिर जो है 22 में कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग जो है वह 30 क्वेश्चंस. देन 22 में भी 2020 में भी कितने, लगभग जो है वह 28 क्वेश्चंस. देन वंस अगेन जो है वह कितने 30 क्वेश्चन. तो मोर और लेस अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोर और लेस जो है वह 25 से 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं. कहाँ से? आरसी से. आरसी इसलिए मैं कह रहा हूँ, आरसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन से कर सकते हैं CSAT के लिए, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजिली. थोड़े से अगर आप प्रिकॉशन करें, थोड़ा सा आप अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका एक्यूरेसी जो है वह 90 to 95% पहुंच सकती है, जो कि बहुत ही अच्छा है. क्योंकि क्वेश्चंस आप लगातार देखें, मैं तो लास्ट 5 ईयर्स का डिस्कस कर रहा हूं कि कहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आए हैं. अगर लास्ट में भी आप देखें, इधर इवन 2011 में फर्स्ट टाइम CSAT इंट्रोड्यूस हुआ था इन यूपीएससी, वहाँ भी आप देखिए, वहाँ तो लगभग 38, 39, 40 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं 40 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है. तो जहाँ से गारंटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको आपको अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. और ये एक बहुत ही सिंपल है. अगर आप सपोज यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं
30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आरसी का, और अगर आप 25 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो आपका सीसेट क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कितने मार्क्स चाहिए? सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए, 66 में 6 मार्क्स तो बहुत ही कम है। ये 20 ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन होंगे? ऑलमोस्ट 26-27 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, अगर आप प्लस रीजनिंग और क्वांट से आप हार्डली 10 to 12 क्वेश्चंस भी करेक्ट करते हैं तो मोर लेस यू विल गेट थ्रू, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इन प्रीलिम्स। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। हालांकि ये भी होता है कि सीसेट में खासकर आरसी में पता नहीं चलता है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होगा। अगर आप जैसे मेरी बात को वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे होंगे जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट में टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और थोड़ा सा PYQ भी जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वांट का पेपर है वो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का वो आरसी पूछ रहा है। क्योंकि यूपीएससी का आरसी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है कैट से, ठीक है, जो और भी अदर जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उससे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग ब्रीफ में आरसी सेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आरसी जो सीसेट में है, यूपीएससी का जो में पूछा जा रहा है सीसेट में, तो वो क्या टेस्ट कर रहा है? तो इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। और इस टेस्ट को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट अगर तरीका है वो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पैसेज के द्वारा जो है वह बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस एनालिटिकल जो स्किल है उसको एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है इम्प्रूव योर वोकैब। वोकैब आपका इम्प्रूव होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वोकैबुलरी जो है पार्टल रोल प्ले करता है आपको पैसेज को समझने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं करता है। अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं भी पता है, लेकिन एक तरीका होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट को आप समझ रहे हैं तो वोकैब सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड वोकैब आपके पास होना चाहिए, उससे ही हम लोग हमेशा यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मैं सपोज अभी हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी में एक लिमिटेड वर्ड ही तो हर दिन यूज कर रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा थोड़ा कि सारे वर्ड मुझे पता होना चाहिए। तो सेम चीज़ जो होती है इंग्लिश के साथ भी होती है। इंग्लिश में भी आपको सारे वर्ड पता होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट से आप समझ सकते हैं कि पैसेज का मेन थीम क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ, आप डेली इम्प्रूव, कोई अगर बिगिनर्स है तो उसे वोकैब इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वो इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रीडिंग, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़े, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। इंग्लिश में आप लोग डिबेट सुन सकते हैं, जैसे संसद टीवी का डिबेट होता है इंग्लिश में, और भी कोई मूवीज़ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये तरीका होता है वोकैब का। बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ होता है, उसमें अगर आप मीनिंग उससे रिलेटेड कोई अगर वोकैब वहाँ पे यूज किया गया है तो वो इवेंट से अगर आप कोरिलेट करते हैं अपना वोकैब को तो हमेशा याद रहता है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग तो ऐसे भी यूपीएससी वालों को तो करना ही है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तरीका, एक जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो आप रिवर्स प्रोसेस में भी आप एड्रेस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। कैसे? सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड कर लीजिए कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, और जब उसके बाद जो है आप पैसेज जब पढ़ते हैं तब आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर फाइंड आउट करना। उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, जब पैसेज आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँगा उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे जो है पहले क्वेश्चंस करना है, पढ़ लेना है, उसके बाद जो है वह कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसको पढ़ना है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द मेन आइडियाज़। तो सबसे पहले मेन आइडिया, थीम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पैसेज का थीम अगर आप समझ गए तो 90% चांस है कि आपकी जो एक्यूरेसी है
और जो पैसेज सॉल्व करने की वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन थीम को समझना। और मेन थीम कहाँ पे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि आपको पूरे पैसेज पढ़ेंगे तभी आपको मेन थीम समझ में आएगा। मेन थीम मोस्ट ऑफ द पैसेज में फर्स्ट सेंटेंस में और लास्ट सेंटेंस में मिलता है। तो इसलिए आपके लिए हमेशा एक पैसेज में फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपके पास टाइम नहीं है और आपको पैसेज सॉल्व करना है एग्जाम्स में और थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, तो फर्स्ट लाइन पढ़िए और लास्ट लाइन पढ़िए बस। इससे आपको एक या दो क्वेश्चंस आप उस पैसेज का बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको आंसर उसका फाइंड आउट किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा और भी ट्रिक्स कि कैसे बिना पढ़े हुए भी पैसेज सॉल्व किया जा सकता है। ब्रेकअप द रीडिंग इनटू अ स्मॉलर सेक्शन। तो थोड़ा सा ना कभी कभी क्या होता है कि पैसेज बहुत लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा सा ना हेडिंग और सब हेडिंग जो उसमें दिया रहता है उसको ब्रेक करना चाहिए पढ़ते वक्त। तो आपको जो है बोरिंग नहीं होगा, और बोरिंग नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग जो है वह ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीक़ा से ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर रिसेंट ईयर्स में तो स्मॉल पैसेज अब पूछ रहे हैं यूपीएससी में पूछा जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में जाए 2015, 16, 17, तो जो पैसेज आ रहे थे उसमें लंबे लंबे पैसेज थे। उसमें एक पैसेज में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इवन 5 क्वेश्चन तक होते थे। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं वो पहले का पैटर्न फॉलो कर ले, कुछ पता नहीं है। इसलिए आपको जो है ना हर टाइप का पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्मॉलर पैसेज भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और थोड़ा सा लेंदियर प्रोसेस जो पैसेज है उसको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी यूपीएससी को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पता नहीं कब क्या चेंज कर दे, इसको कुछ पता होता नहीं है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पेस, आपका जो स्पीड है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फास्ट भी होना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना है। इतना होना है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रहा हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर फास्ट जा रहे हैं तो पहला रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें स्पीड अगर डिसाइड होता है पहले से। जैसे आप अगर कोई बिगनर है, उसको मैं जैसे सजेस्ट करता हूँ कि एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल जो होता है न्यूज़पेपर्स का, ठीक है, तो उसको ट्राई करिए कि जो है वो 12 to 13 मिनट्स में फिनिश करने के लिए। तो वो एक तरह से आपका पैसेज का भी एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है वो। और बाकी आप जो आइडिया और जो एडिटोरियल से आपको मिल रहा है वो जीएस पार्ट में तो आपको वो यूज़फुल है ही। नाउ वी विल सॉल्व वन पैसेज। आप लोग पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये पैसेज को सॉल्व करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, बिना पैसेज पढ़े भी जो है वह ऑप्शंस का एलिमिनेशन किया जा सकता है। कैसे, देखिए इसका क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट डज द एबव पैसेज इम्प्लाई। व्हाट डज द एबव पैसेज इम्प्लाई। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, पैसेज को अभी मैंने पढ़ा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं। रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब देखिए ऑलवेज क्या है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम वर्ड, जैसे एक्सट्रीम वर्ड क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ऑलवेज, ऑलवेज, मस्ट, ओनली, नन। तो दीज आर एक्सट्रीम वर्ड्स। तो ये आपको जहां भी स्टेटमेंट में मिले उसके 99.99% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, 99.99% मैं कह रहा हूं कि वो ऑप्शंस गलत होगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कांट बी द ट्रू ऑप्शंस। ठीक है, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो करेक्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। जनरली हम लोग जैसे बात भी करते हैं, जनरली क्या है कि जब लोग बात करते हैं, कभी कोई सोचता है कि मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोलूं, अक्सर सजेशन क्या दिया जाता है कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट न दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलवेज है, दैट इज गोइंग टू बिकम एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो दैट ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट इजिली। Next option, there are no political solutions to resolve the environmental and resource based conflict. There is no political, that is also extreme statement. So these options also be eliminated. Next option कहते हैं environmental issues contribute to resource stress and political conflict. यहाँ पे क्या है, दो वर्ड आ रहे हैं, टू वर्ड्स देख लीजिए, रिसोर्स स्ट्रेस एंड
पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, 2 वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से इसको नोट करना है, क्या क्या है, रिसोर्स स्ट्रेस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, इसको अभी हम लोग रखते हैं, इसको अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व, कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करा, आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व, तो इसके भी चांसेस है कि ये एलिमिनेट कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो देखिए बिना पढ़े 2 ऑप्शंस तो 100% एलिमिनेट हो गया। अब जो है 50-50 की बात है, 50-50, यहाँ पे क्या है 50-50, तो 2 वर्ड मुझे ढूंढने हैं, रिसोर्स स्ट्रेस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। अगर ये मुझे कहीं मिलता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग पैसेज में आते हैं, 2 वर्ड्स मैंने क्या बोला, रिसोर्स स्ट्रेस एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे मिल जाता है, कॉम्पिटिशन ओवर दिस डिमिनिशिंग रिसोर्सेज वुड इंश्योर पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। डिमिनिशिंग रिसोर्सेज क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिसोर्स क्या हो गया, इट मीन्स रिसोर्स स्ट्रेस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। तो ये दैट वुड बी द आंसर, वेरी इजली जो है वह ये आंसर आपको मिल गया बिना ज़्यादा एफर्ट डाले, सिर्फ 2 स्टेटमेंट से 2 वर्ड जैसे आपने फाइंड आउट किया पैसेज में, आपके पास इसका आंसर है। तो ये तरीका है बिना पढ़े भी, अगर आप पूरा पढ़ के भी, जैसे 2 तो आपने एलिमिनेट कर लिया, अब पूरा पढ़कर भी इस तरह से आप फाइंड आउट करने का तरीका हो सकता है आंसर। इस तरह से आरसी का इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी आरसी सॉल्व करने का जो स्ट्रेटजी है और एक्यूरेसी है सही होने का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व आरसी पैसेज क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वह एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका जो है वह सीसेट कभी भी नहीं रुकने वाला है। हम लोग एक और आरसी लेते हैं, पैसेज लेते हैं, और उसके बाद जो है वह इसको आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट पैसेज हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड वन। तो ये आप लोग पढ़िए, आप लोग पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके जो आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर फाइंड आउट करिए। तो इस पैसेज का क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल मैसेजेज कन्वेड बाय द एबव पैसेज। तो क्या मैसेज है, इस एक तरह थीम पूछा जा रहा है, क्रिटिकल क्रूशियल जो थीम है इसका, इस पैसेज का, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ और, पैसेज हमेशा जब भी आप पढ़ें और जब भी आप उसको उसके ऑप्शंस को पढ़ें, तो आप लोग हमेशा ये एज्यूम करें, अपने से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो, लेकिन वो पैसेज में अगर नहीं है तो वो आपके लिए एज्यूम करना गलत हो जाएगा। तो इसलिए पैसेज जो कह रहा है, पैसेज में जो मेंशन्ड है वही आपको सॉल्व करना है। सेकंड थिंग, सारे ऑप्शन, खासकर यूपीएससी सी सेट में सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन लोगे, आपको लग रहा है कि 100% में सही हो, इसी को मार्क करके आगे बढ़ जाऊँ, नहीं, उसमें आपकी एक्यूरेसी गलत हो सकती है। कभी कभी बहुत ही क्लोज जो है वह ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको कंपैरिजन जरूर करना, वो तभी करेगा जब आपको चारों ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। तो ये आप जरूर प्रिकॉशन रखें कि हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आप आंसर फाइंड आउट करें। अब देखिए इस पैसेज में, ड्यूरिंग द समर इन द आर्कटिक ओशियन सी आइस हैज़ बीन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर एंड द विंटर फ्रीज हैज़ बीन कमिंग लेटर। लास्ट जैसा मैंने क्या बताया, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द लेंथनिंग पीरियड ऑफ समर मेल्ट थ्रेटन टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेव atop which stand polar bear। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई। ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं बात किया जा रहा है, टोटली इरिलेवेंट, टोटली जो क्या ये इरिलेवेंट स्टेटमेंट है, तो पैसेज में नहीं बात किया जा रहा है, तो इसको तुरंत एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट है, पोलर बेयर कैन बी शिफ्टेड टू साउथ पोल टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। Idea is good, but passage doesn't talk about South Pole, shifting of South Pole, ठीक है, of polar bears। तो ये आइडिया है ही नहीं, that's why you can eliminate very easily। पैसेज में नहीं, हालांकि ये वही मैं कहा आइडिया सही है, लेकिन आपको पैसेज में नहीं है, इट मीन्स यू कांट एज्यूम इट्स करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। Without the presence of polar bear, the food chain in Arctic region will disappear। Again, passage is not discussing the effect
of presence or absence of polar bear on the Arctic food chain. So that options would be also eliminated very easily. Last statement, the climate change poses a threat to survival of a polar bear. That would be the correct answer. कहाँ से आ रहा है ये देखिए, the lengthening period of summer melt threatened to undermine the whole Arctic food web atop which stands polar bear. तो यहाँ से डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो that's why its answer would be D. So D option would be the most crucial message. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. हम लोग एक और पैसेज लेंगे. पैसेज आपको मैं दे रहा हूँ टास्क के रूप में, उसका आंसर क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. इस पैसेज का आंसर जो है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पैसेज का आंसर क्या होगा. हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगा सीसैट के लिए, सीसैट का वीडियो लेकर और कुछ और टिप्स लेकर, जिससे कि आप सीसैट अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ. और आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है. और फिर मैं बाकी जीएस के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.